कि बांग्लादेश के लोग को, पाकिस्तान के लोगों का, श्रीलंका के लोगों का, अफगानिस्तान के लोगों का नाम भारत के मतदाता सूची में हो, तो यह तो संभव नहीं है। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, खुद आरोपों के घेरे में घिरे हुए हैं। जनता खुद तैयार है कि किसी भी कीमत पर हम बिहार में वो राज नहीं आने देंगे जिस राज ने बिहार को सैकड़ों साल पीछे ढकेलने का काम किया। और गंगा का जल अब रामगढ़, नुआ और दुर्गावती में आएगा। रामगढ़ का इतिहास भी बदलेगा और रामगढ़ का भूगोल भी बदलेगा। और पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो जातीय समीकरण हावी रहता है बिहार में। क्या लगता है इस बार भी जातीय समीकरण हावी रहेगा? सम्राट चौधरी जी का एक बयान बहुत वायरल होता है कि जब हम अध्यक्ष बने तो खूब गाली दिए, इतना गाली साल भर दिए कि हमारा ही चर्चा होने लगा। और दिलीप जायसवाल जी का भी एक वीडियो वायरल होता है कि वो बोलते हैं कि गाली का हम डिक्शनरी हैं। क्या कहेंगे इस पे? जैसे पहले 20 से 25 फिर से नीतीश जैसे नारा होता था, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? 20 साल आप लोग शासन किए तो फिर जंगल राज का डर दिखा के बोले। क्या लगता है वो ग्राउंड पे अपना जगह बना पाएंगे प्रशांत किशोर जी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा में क्षेत्र में हैं। अभी हमारे साथ माननीय विधायक अशोक कुमार सिंह जी हैं। बिहार की टोटल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 7 करोड़ वोटर हैं। 4 करोड़ वोटिंग होता है। अभी SIR का भी मुद्दा चल रहा है, तमाम मुद्दे चल रहे हैं। माननीय विधायक जी से विधायक जी अपना पक्ष रखेंगे, हम आपको लाइव कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी बिसात बीत चुकी है। चूंकि ये रामगढ़ विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि बिहार में लगभग 56% 56% वोटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे 63% वोटिंग होता है। और मामूली वोटों से, कभी 300 वोटों से, कभी 1300 वोटों से यहाँ चुनाव लोग जीत जाते हैं। तो ये बहुत आकर्षक रहता है। यहाँ लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे होता है कि महागठबंधन भी दरकिनार हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी का भी लीड में आने लगती है। अभी माननीय हमारे जो विधायक जी हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं। माननीय विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव। धन्यवाद। माननीय विधायक जी, जैसा देखा जाए कि उपचुनाव हुआ था 2024 में, विधायक जी को 62,000 वोट मिला था। 62,257 नियर अबाउट वोट मिला था। रनर अप रहे थे सतीश कुमार सिंह जी, उनको लगभग 60,857 लगभग वोट मिला था। 1% का मात्र अंतर था। और 56% जो बिहार का औसत रहता है, या 63% वोटिंग हुआ था। काफी रोचक रहा। 1382 वोटों से लगभग माननीय विधायक जी ने परास्त कर दिया। माननीय विधायक जी, ऐसा आप अपने क्षेत्र में क्या काम किए जिस पर आपको गर्व हो? हमने वो काम किया अपने क्षेत्र में अपनी सरकार के सहयोग से, जो काम आजादी से लेके आज तक किसी ने नहीं किया। हम जो काम करते हैं अपने संकल्पों से बंध के करते हैं। सब लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए, और हम चुनाव लड़ते हैं रामगढ़ की जनता को जिताने के लिए। हर चुनाव में हम संकल्प लेके जनता से चुनाव लड़ते हैं। जब मैं 15 का चुनाव लड़ा था तो रामगढ़ की महान जनता से हमने वादा किया था कि आप हमें आशीर्वाद के रूप में अपना मत दें, और जब हमको सफलता मिलेगी तो मैं वह काम करूंगा जो काम यहाँ लगातार 15 साल जल संसाधन मंत्री रह के जल संसाधन विभाग में नहीं कर सके। तीरा बनाएंगे, जैतपुरा बनाएंगे, ढणर पंप कैनाल बनाएंगे, करमनासा नहर का पक्कीकरण कराएंगे, पावर सब स्टेशन का आधुनिकीकरण कराएंगे, नए पावर सब स्टेशन बनाएंगे, और सभी गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। हमने 5 साल के अंदर अंदर, उसमें 18 महीना विपक्ष में भी रहने का अवसर मिला, लगभग 1.5 से 2 साल कोविड ले गया। उस अल्प अवधि में हमने सारा काम किया जो लगातार यहाँ के 15 साल जल संसाधन मंत्री रह के नहीं कर सके। आज उसका प्रतिफल है। इतने भीषण अकाल में भी रामगढ़ की रोपनी कैमूर जिला और शाहाबाद में पहले हुई है। आजादी से लेके 2015 तक रामगढ़ का जो पावर सब स्टेशन का क्षमता था 55 मेगावाट था, उसको मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 110 मेगावाट करने का काम। बिजली के क्षेत्र में उतना काम हुआ जितना आज़ादी से लेकर 2015 तक नहीं हुआ था, उसका 2 गुना हुआ। सभी गांव को पक्की सड़क से मैं जोड़ दिया हूं। और अभी जो आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, फिर हमने रामगढ़ की जनता से वादा किया था कि आप हमें आशीर्वाद दें और हम गंगा जल रामगढ़ में लाएंगे। गंगा जल का कल्पना रामगढ़ में 1973-74 में
या कहिए 76 में स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी, KL राव और जगजीवन बाबू किए थे और सोचे थे। बाणसागर समझौते में उसका चर्चा था। यहाँ दो सिंचाई मंत्री हुए, जल संसाधन मंत्री, रामगढ़ के विधायक उस काम को नहीं कर सके और अल्प अवधि में जमानिया गंगा जल उद्भव सिंचाई योजना का कैबिनेट डिसीजन हो गया, निविदा निकल गई, उस योजना के मध्य में व्यय भी हो रहा है और योजना स्वीकृत हो गई। अब वो धरातल पर उतरने वाली। अभी फिर हमने यहाँ की जो खेती है वो लगभग 80% बिजली पर आधारित है। फिर हमने रामगढ़ के लोगों को 50 से 55 मेगावाट का पावर सब स्टेशन, और जो पावर सब स्टेशन में 5 MVA के ट्रांसफार्मर थे उनको 10 MVA करना, 2 नए पावर सब स्टेशन का स्वीकृति लेना, सड़कों का जाल बिछाना, जो सड़कें टूटी हुई थी उनका मरम्मत कराना, जनता की जो मांग थी सभी मांग को इस अल्प अवधि में पूरा करना, ये मेरी आदत, ये मेरा स्वभाव है। मैं काम करता हूँ, बोलता नहीं हूँ, और काम करके विपक्ष को चुनौती भी मैं देता हूँ कि आप अपने कार्यकाल और मेरे कार्यकाल का तुलना कर लीजिए, और आपके कार्यकाल से पिछले जो मैं 15 से 30 का लड़ा था उसमें हमने चुनौती दिया था विपक्ष को कि आपको यहाँ 30 साल काम करने का मौका मिला, हमको मात्र 3 साल काम करने का मौका। 30 साल में आप जितना पैसा रामगढ़ विधानसभा में लाए हैं रामगढ़ के डेवलप के लिए, अगर उससे अधिक पैसा मैं 3 साल में ला के रामगढ़ का डेवलप नहीं किया हूँ तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊँ। तो मेरे सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखा। और फिर आप समझ सकते हैं 528 करोड़ गंगा जल, और गंगा का जल अब रामगढ़, नुआ और दुर्गावती में आएगा। रामगढ़ का इतिहास भी बदलेगा और रामगढ़ का भूगोल भी बदलेगा, और रामगढ़ के किसान भाइयों को गंगा का जल भी मिलेगा। सनातनी भाई हैं, उनको गंगा स्नान का मौका भी मिलेगा। दर्शकों को बता दें कि ये जो रामगढ़ की सीट है 2020 में सुधाकर सिंह RJD से जीते हुए थे, जो अभी बक्सर में सांसद हैं, माननीय सांसद हैं सुधाकर सिंह जी। और फिर यहाँ उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में माननीय विधायक जी ने परचम अपना लहराया और शिकस्त दी विरोधी को। माननीय विधायक जी, जैसा कि आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आपकी जो गठबंधन की सरकार है इसमें विपक्षी, यहाँ हम ले रहे थे कई विधायक लोगों का इंटरव्यू, तो उसमें दिया कि 71,000 करोड़ का, विजय मंडल जी बोले कि 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, और 9,000 करोड़ और जोड़ रहे थे, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया। जो CAG की कैग की रिपोर्ट आई है उसमें दिया गया है कि कोई हिसाब ही नहीं जमा हुआ है। तो आपके सरकार पे आरोप लग रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, खुद आरोपों के घेरे में घिरे हुए हैं। और जहां तक हमारी सरकार की बात, पहली सरकार है, चाहे वो बिहार की NDA की सरकार हो, चाहे देश की NDA की सरकार, जिस पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा, और बड़े ही पारदर्शिता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनका कैबिनेट जिस तरह से काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, हम किसी को नहीं छोड़ते, और बिहार में न्याय के साथ विकास, एक भी कोना आप आए हैं, शायद पटना से आप आए, मैं आपको खुद चुनौती देता हूँ, आप जाइए मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में घूमिए, देखिए, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कहाँ सर है और कहाँ पाँव है। चौमुखी विकास है, चौतरफा विकास। हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करती है। माननीय विधायक जी, जैसा यहाँ के PHC और CHC में डॉक्टरों की कमी है, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी उसके लिए लगातार नियुक्ति हो रही है। आपका जो प्रश्न है, यह प्रश्न मेरा भी सरकार से था, हमने पत्र लिखा, विधानसभा में भी प्रश्न उठाया, सरकार का आश्वासन है नियुक्ति हो रही है। जैसे नियुक्ति पूर्ण होगी सभी अस्पतालों में को डॉक्टर से लैस किया जाएगा। और देखिए दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, अभी जो हमारे डॉक्टर हैं, जैसे अब हमारे बगल में बबलू जी दुमदुमा के हैं बैठे, मैंने वहाँ एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है वो सारी सुविधाएं वो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में है।
वहाँ 5 डॉक्टर पोस्टेड है, लेकिन वो छुट्टी लेके पढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं 3 से 4 साल। ऐसा कानून है कि डॉक्टर अगर पढ़ाई करना चाहे तो सरकार को छुट्टी देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे डॉक्टर बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, और बहुत डॉक्टरों की जो नियुक्ति है प्रक्रिया में है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द सभी अस्पतालों को डॉक्टरों से लैस किया जाएगा। पहले क्या था, अस्पताल में केवल 2 काम के लिए लोग जाते थे, मारपीट करके इंजरी बनाने के लिए, मुकदमा करने के लिए, नहीं तो पोस्टमार्टम के लिए। कोई मरीज तो जाता नहीं था। आज अस्पतालों में 50 तरह की दवाइयां हैं, इंडोर है, भोजन का व्यवस्था है, नाश्ते का व्यवस्था है, एम्बुलेंस लगी हुई है, खड़ी है। अगर थोड़ा भी रोगी अगर सीरियस है तो उसको यहाँ से लेके पटना तक मुफ्त में पहुंचाने की सुविधा है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की संख्या बढ़ गई है। हेल्थ वेलनेस सेंटर काफी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है। तो इन सब पर डॉक्टर का अभाव है। तो डॉक्टर हम कहीं से खरीद नहीं सकते। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, आज कितने मेडिकल कॉलेज बढ़े हुए हैं। तो मेडिकल कॉलेज की, अभी कैमूर में भी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा रहे हैं, तब तो डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर आके सेवा में लगेंगे। तो ये सब काम बड़ी तेजी से हमारी सरकार कर रही है। माननीय विधायक जी, जो SIR का मुद्दा चल रहा है, जो हम लोग के पास में डाटा आया है कि लगभग 65 लाख नाम काट दिए गए, तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिन बूथों पर हम लोग जीते, जैसे हम राजपुर विधायक का इंटरव्यू ले रहे थे, तो बोले कि जिस बूथ पे हम लोग जीते हैं अधिकतर, आप देख लीजिए वहीं के वोट काटे गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? एक उदाहरण दे विपक्ष। विपक्ष को अधिकार है और विपक्ष को सरकार पर प्रश्न उठाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन विपक्ष सवाल कहाँ उठा रहा है? चुनाव आयोग का, जो एक संवैधानिक संस्था है। तो आप सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम एक उदाहरण देना चाहिए कि अमुक आदमी का नाम कट गया, आपत्ति का दावा, आपत्ति का समय जा रहा है, एक भी दावा आपत्ति वहां नहीं आ रहा है। और जो यहाँ प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका एक जगह नहीं 2-2 जगह नाम है। अब नाम कटने का कहाँ सवाल है? अब जो लोग मृत हैं, आप बताइए, उनका नाम नहीं कटेगा? जिन लोगों की बेटियों का नाम था वो अपना नाम कटवा रहे हैं कि शादी हो गई है, अब हम नाम यहाँ नहीं रखना चाहते, उसका ससुराल में नाम होगा, उसका नाम नहीं कटेगा। स्वतः लोग कटवा रहे हैं। लगभग 8 चुनाव आयोग ने भी कहा है कि एक भी मतदाता छूटने वाले नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष चाहता है कि बांग्लादेश के लोग को, पाकिस्तान के लोगों का, श्रीलंका के लोगों का, अफगानिस्तान के लोगों का नाम भारत के मतदाता सूची में हो, तो यह तो संभव नहीं है। जो इस देश में पैदा हुए हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के मतदाता सूची में उनका नाम रहेगा। और वैसे लोगों के नाम का ही प्रतिफल है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। वो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, चाहे बांग्लादेशी पे जैसे आप फोकस कर रहे हैं, तो आपका क्या आरोप है कि बांग्लादेश वाले इधर वोटर लिस्ट में हैं? नहीं, इधर हो या किधर हो, जो अगर है नहीं है, अपने देश के रहने वाले नहीं, उनका नाम कटना चाहिए। जो अपने देश में पैदा लिए हैं, जो अपने देश के नागरिक हैं, उनका हर हाल में नाम रहना चाहिए। वैसे एक व्यक्ति का नाम राहुल जी बताएं, वैसे एक व्यक्ति का नाम तेजस्वी जी बताएं कि नाम कट गया है। BLO घर घर जा रहे हैं। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन अब अफसोस है कि प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा बना रहे हैं मतदाता सूची को। माननीय विधायक जी, पिछले विधानसभा 2020 का डेटा देखा जाए तो महागठबंधन को लगभग 37.2% वोट आया था और NDA को 37.4% वोट आया था। उन लोगों को 110 सीट और 125 आपको आया था। लेकिन जो अभी डेटा आया है SIR का, उसमें लगभग 8% वोट कट गए हैं। जो औसत निकाले हैं उसमें 25,000 लगभग हर विधानसभा से, हर डिस्ट्रिक्ट से 2,60,000। तो ये महागठबंधन के लोगों का आरोप है कि इसमें हमारे लोगों का नाम कटा है और ये चुनाव की चोरी हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो अभी तो सब साफ हो गया है और जब मतदान होगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में कितना मतदाता वोट करते थे, अब कितना करेंगे। अभी नया प्रविष्टि हो रही है। अभी जो आपको अभी प्रकाशन हुआ है
उस प्रकाशन में प्रतिपक्ष के साथ हम लोग भी इस काम में लगे हुए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। कहीं से कोई एक आपत्ति और दावा नहीं आ रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है कि हमारा नाम कट गया। अब जो नाम थे दोहरी प्रविष्टि के, जो लोग मर चुके थे, कुछ लोग शिफ्टेड हो गए हैं, वैसे लोग स्वतः अपना नाम कटवा रहे हैं। कहीं दूसरे जगह अपने को जो लोग शिफ्ट कर लिए हैं, जो मृत हो गए उनके परिवार के लोग नाम कटवा रहे हैं कि अभी नहीं रहे, इनका नाम काट दीजिए। ऐसे नाम कटा है और नाम जुड़ भी रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है दूर दूर तक। हम लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। माननीय विधायक जी, जैसे अभी हम लोग आपके क्षेत्र मोहनिया से आ रहे हैं, यहाँ की संगीता कुमारी जी विधायिका है जो आरजेडी से जीती थी और फिर 2024 फरवरी में वो बीजेपी में शामिल हो गई। जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? देखिए, उनका आरोप बेबुनियाद है। वो परिवार की पार्टी है, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आरजेडी। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि हम केवल कहते नहीं सबका साथ सबका विकास, हम करके दिखाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यपाल का मनोनयन हो, चाहे हमारे एमपी का टिकट हो, सांसद का टिकट हो, चाहे हमारे सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको देख लीजिए समीकरण। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी किसी दलित को और अति पिछड़ा को पचा ही नहीं सकती है। उसके स्वभाव में नहीं है, उसके जीन में नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि एक दलित के बेटी को और एक अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान नहीं दे पाई आरजेडी, जिसके चलते मजबूर होकर उन लोगों को उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। माननीय विधायक जी, एक तरफ जहां आपका एनडीए है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है और बीच में ये प्रशांत किशोर जी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी लेके आए हैं, कैसे देखते हैं उनको? नहीं, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना सबका हक और अधिकार है और वो अब बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़े भी हैं रामगढ़ उपचुनाव, फिर लड़ेंगे। सबको लड़ने का, अपनी बात रखने का अधिकार है प्रजातंत्र में, कर रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है और मुझे भरोसा है। क्या लगता है वो ग्राउंड पे अपना जगह बना पाएंगे प्रशांत किशोर जी? मुझे भरोसा है। आप जिस जगह पर बैठे हैं ये वैसी जगह है कि यहाँ के लोग किसी की मजदूरी मारते नहीं, मजदूरी जो काम करता है उसको उसकी मजदूरी देते हैं। तो यह बहुत जागरूक क्षेत्र है। यहाँ के मतदाता बहुत ही संवेदनशील और ईमानदार है। वो सोच समझ के निर्णय करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पर ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले और प्रशांत किशोर जी भी लगाते हैं कि जब वो गुजरात में जाते हैं तो विकास की बात करते हैं और जब हमारे यहाँ बिहार में आते हैं तो यादव मेरे भाई, राजपूत मेरे भाई, ब्राह्मण मेरे भाई, ऐसे करके सारे जातियों को बोले मंच से। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने 11 साल के कार्यकाल को में जो बिहार को दिया है, ऑन रिकॉर्ड जो दिया है, यह तेजस्वी प्रसाद यादव को नहीं दिखता है, यह राहुल जी को नहीं दिखता है। आप जिस सड़क से मोहनिया से यहाँ चल के आए हैं और इसी सड़क से आप शायद बक्सर जाने वाले हैं जी। इस सड़क पर गाड़ी चलती थी क्या 2005 से पहले? अभी आप जिस बिजली में बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बिजली मिलती थी क्या लोगों? अभी आप यहाँ से बक्सर जाने की बात सोच रहे हैं, 4 बजे के बाद कोई निकलता था क्या यहाँ से? ये सब एनडीए की सरकार में हुआ है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है और भी जनसुराज वाले भी आरोप लगे, चाहे और भी पार्टी के लोग, कि जंगल राज का डर कब तक, जब तक 20 साल आप लोग शासन किए तो फिर जंगल राज का डर दिखा के वोट नहीं, किया? डर हम कहाँ दिखा रहे हैं? हमने जो परिवर्तन किया है, हमने जो अमन चयन लाने का काम किया है। आज 12 बजे रात को भी हमारी बेटी सड़क पर घूम रही है, चाहे पटना हो चाहे रामगढ़ हो। अभी हमारे अगल बगल में जो हमारे मित्र बैठे हैं, 4 बजे जाता था तो घर नहीं जा सकते थे, अभी मेरे साथ बैठे हैं और यहाँ से 12 बजे रात को भी सरपट निकलेंगे और अपने घर चल जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमने जो किया, हमारी सरकार ने जो किया, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक जंगल राज का सवाल है, वो तो
जनता खुद तैयार है कि किसी भी कीमत पर हम बिहार में वो राज नहीं आने देंगे जिस राज ने बिहार को सैकड़ों साल पीछे ढकेलने का काम किया। तब बिहारी कहलाना अपमान का विषय था साहब, आज बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। नौकरियों का दौर चल रहा है। जैसे प्रशांत किशोर जी पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा जो हाईलाइट किए हैं, लगभग विपक्ष भी इस पे आ रहा है कि पलायन और बेरोजगारी का, और पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो जातीय समीकरण हावी रहता है बिहार में। क्या लगता है इस बार भी जातीय समीकरण हावी रहेगा? मेरे साथ वो फार्मूला लागू नहीं होता है। मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ कि मुझे हर वर्ग हर समाज का आशीर्वाद मिलता है। माननीय विधायक जी, जैसे आपके महागठबंधन की सरकार है तो माननीय नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उस तरह से नहीं है। जैसे नोखा विधायिका ने भी बोला कि वो औरतों को कुछ कहने लगते हैं, हम लोग शर्मा जाते हैं औरत होकर। तो क्या लगता है कि सच विपक्ष का आरोप सही है? जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई वही ऐसा बोल सकते हैं। रिपीट होंगे नीतीश कुमार जी? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। जैसे पहले 20 से 25 फिर से नीतीश जैसे नारा होता था, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? नहीं, क्यों नहीं, हमारे एनडीए के नेता हैं नीतीश जी, और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 25 का। माननीय विधायक जी, विधानसभा में देखा गया पिछले दिनों तू मैं हुआ, और सम्राट चौधरी जी का एक बयान बहुत वायरल होता है कि जब हम अध्यक्ष बने तो खूब गाली दिए, इतना गाली साल भर दिए कि हमारा ही चर्चा होने लगा। और दिलीप जायसवाल जी का भी एक वीडियो वायरल होता है कि वो बोलते हैं कि गाली का हम डिक्शनरी हैं। क्या कहेंगे इस पे? विपक्ष आरोप लगा रहा है। अभी जो सदन चला विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, लोगों ने चलने नहीं दिया सदन को। विधायकों के जो प्रश्न थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पर लोगों ने चर्चा नहीं होने दिया। तो इनका यही स्वभाव है। और अंत में मैं यही कहूंगा आपसे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष है, रीढ़ विहीन विपक्ष है। जहाँ शिक्षा का अभाव होगा वहाँ यही स्थिति, अराजकता की स्थिति पैदा होगी। अभी आप लोग सुन रहे थे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक अशोक कुमार सिंह जी को हमारे जन संसद लाइव टीवी पर। हम और भी ऐसे ही माननीयों का आप लोगों को लाइव करेंगे और इंटरव्यू दिखाएंगे, और माननीय अपना पक्ष रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।